जय श्री राम। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर 70 में से नंबर मांगोगे तो 70 देंगे, लेकिन इस वीडियो का एंड तक बने रहोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे। चलो दोस्तों, बात करते हैं आपका 29 अगस्त कल 9 बजे होने वाला पेपर PS02। जी हाँ, PS02 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। आपके इस अध्याय के अंदर, इस बुक्स के अंदर टोटल 16 अध्याय हैं। बात करेंगे 16 अध्यायों के बारे में। वर्धमान महावीर कोहला कोटा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययनरत छात्र BA फर्स्ट ईयर के उन लोगों के लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, आपको 60 में से 60 नंबर देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। कितने? 70 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर का वीडियो है, 1 मिनट का वीडियो 1 नंबर आपको देखा जाएगा। यह 60 मिनट का वीडियो आपको 60 नंबर देखा जाएगा। विचार करो, विमर्श करो, जितने मिनट का वीडियो उतने नंबर पक्के। चलो बात करते हैं आज के पहला अध्याय आपका PS02 के अंदर। फर्स्ट अध्याय है प्राचीन भारतीय चिंतन, प्रमुख वैचारिक आयाम। जी हाँ, प्राचीन भारतीय कैसे चिंतन करते थे और उनके प्रमुख वैचारिक आयाम कौन कौन से थे। दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक होगा वही हम कवर करेंगे, अन्यथा हम बाकी वाले टॉपिक बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाले। फटाफट इस वीडियो को हाई क्वालिटी के अंदर कर लो और बात करते हैं इनके प्रमुख वैचारिक आयाम कौन कौन से हैं। बात करते हैं सरकारी संगठन आदि जैसे मनुनीय और कौटिल्य व शुक्र के विचारों के विरोधी सिद्ध हुए हैं। जी हाँ, धर्म, आध्यात्मिक संसार, समाज, मानव अस्तित्व, सरकारी संगठन आदि मनु और कौटिल्य के शुक्र के विचारों के विरोधी सिद्ध हुए हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? सबसे पहले इन पूरे पाठ के अंदर टोटल 6 विशेषताएं हैं। दोस्तों, अगर आप 6 विशेषताओं को आराम से सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, तो किसी भी पाठ की और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, कुछ नहीं लेना, नहीं कॉपी हाथ में लेनी, नहीं पेन हाथ में लेना। बात करते हैं प्रमुख विशेषता। पहला है आध्यात्मिक प्रवृत्ति। भारत को एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है। भारत ने आत्मा और दैवीत्य जैसी मौलिक अवधारणाओं को गहराई से जाना है। भारत को क्या कहा जाता है? एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का देश कहा जाता है। राजा सर्वोच्च नहीं है। भारत में राजा की भूमिका है वो सदैव से ही, पौराणिक समय से ही देव के समान रही हैं, देवित्य के समान रही हैं। सभी दार्शनिकों और स्मृतियों द्वारा राजा की उत्पत्ति, अधिकार, दायित्व पर बहस की गई है कि राजा ही सर्वोच्च नहीं था। इसकी उत्पत्ति और अधिकार और दायित्व के बारे में बहस चली है। और तीसरा मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था राजनीतिक और धर्म को एक साथ चलाना। इनकी 6 प्रमुख विशेषताएं थी किसकी? भारतीय चिंतनों के वैचारिक आयाम की। राजनीतिक और धर्म को एक साथ वो लोग चलाते थे। भारत में राजनीतिक और धार्मिक रूप से संबंध में उतार चढ़ाव आता रहता है। वेद, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, ग्रंथ, पुराण आदि निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं। जनता को राजा के प्रति धार्मिक संबंध महत्वपूर्ण था। यानी पुराने समय में राजनीति यानी शासन और धर्म दोनों को एक दूसरे के प्रति पारस्परिक संबंध था। बात करते हैं चौथा बिंदु, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। एक राजनीतिक व्यवस्था हर सामाजिक संरचना पर आधारित होती थी। प्राचीन भारत में सामाजिक प्रणाली वो अछूती नहीं थी। चलो बात करते हैं 5वां पार्ट है आपका, राज्य एक महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक संस्था है। प्रारंभिक राजनीतिज्ञों द्वारा राज्य की उपस्थिति है वो है सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो पुराने समय में राज्य की उत्पत्ति थी वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई थी। उनके अनुसार धर्म, अर्थ और काम, और एक है मोक्ष। मोक्ष राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी धर्म, अपने धर्म को बचाने के लिए, अर्थ और काम को बचाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य के बिना ये पूरे काम हैं जो अधूरे हैं। बात करते हैं 6वां है वो है दंड कानून का महत्व होना चाहिए। प्राचीन भारतीयों के अनुसार दंड क्या? भारतीय विचारात्मक दंड साझेदारी होनी चाहिए। और जो भारत के पुरानी चिंतक थे वो दंड शक्ति को उच्च मूल्य देते थे, क्योंकि वे मानव अस्तित्व में राक्षसी प्रवृत्तियों की सर्वोच्च को स्वीकार नहीं करते थे। अब बात करते हैं आपका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मनु स्मृति। जो मनु का जीवन परिचय जानते हैं। कोई तो मानता है महाप्रलय के बाद में, जब विश्व के अंदर महाप्रलय हो गया था, उस समय मनु एक बचा था, उनसे संतान की उत्पत्ति हुई है। और दूसरा है महाभारत के बाद इनकी मनु की उत्पत्ति हुई है। मनु के अनुसार सामाजिक विचार कौन कौन से थे? पहली थी वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उपयोग किया गया। और दूसरे में उन्होंने आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है, जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रमों का वर्णन किया है। और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी
बहुत सारे मत दिए हैं। कोई भी कार्य स्वाधीन होकर नहीं करना चाहिए स्त्री के द्वारा, और उसके बाल्यकाल में पिता, युवावस्था में पति अथवा वृद्ध में पुत्र का कहनों पर चलना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक विचार। मनु के अनुसार उनके राजनीतिक विचार थे राज्य की उत्पत्ति, यानी राजा को देवत्व के समान माना गया था, और राजा को सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपालन करना बहुत जरूरी था। दोस्तों, मनु के अनुसार सप्तांग सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट था स्वामी, और दूसरा था मंत्री, मतलब एक राज्य के अंदर राजा का होना बहुत ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मंत्री, और तीसरा पुर, मतलब या तो दुर्ग होना चाहिए, और चौथ कोष होना चाहिए, और 5 दंड नीति होनी चाहिए, और 6 है मित्र भी होना चाहिए, और 7वां है वो है राष्ट्र होना चाहिए। बात करते हैं राज्य का कार्य क्षेत्र और राजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था, दंड एवं अपराध। इनको दंड और अपराध को 4 भागों में बांटा गया था, वाग्दंड, दंड और काव्यदंड और धिक्कार दंड। बात करते हैं षड्गुण नीति, यानी मनु की षड्गुण नीति क्या थी, तो 6 तत्वों का उपयोग किया जाता था, उसे षड्गुण नीति कहा जाता था। पहला था संधि, दूसरा विग्रह यानी युद्ध, तीसरा यान, फोर्थ आसन, द्विविभाव और संश्रय, और उपाय कौन से थे, साम, दाम, दंड और भेद, 4 उपाय थे। बात करते हैं मनु और कौटिल्य में मुख्य रूप से क्या संबंध थे, तो आपको बता दूं कौटिल्य और मनु दोनों ने वर्ण आश्रमों का अध्ययन किया, और 4 पुरुषार्थ या 4 आश्रमों के बारे में उन्होंने भी जाना, और राज्य की उत्पत्ति आदि मुख्य रूप से। अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। बात करते हैं अर्थशास्त्र का एकदम शाब्दिक रूप क्या है। अर्थशास्त्र का मुख्य अर्थ है धन का अध्ययन। कौटिल्य के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे, दोस्तों आगे आने वाला अर्थशास्त्र, मनु, शुक्र, इन सभी के आपको राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप, 3 रूपों के अध्ययन करना है, बाकी कुछ नहीं है, और इन सभी के सेम ही है लमसम, तो इस वीडियो को देखो। बात करते हैं कौटिल्य के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे, तो राज्य की उत्पत्ति संबंधित विचार था, और कौटिल्य के अनुसार प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा का निर्माण किया जाता था। और दूसरा जो राजनीतिक विचारधारात्मक है दोस्तों ये, और दूसरी थी वो थी राज्य की योग्यता एवं दिनचर्या, यानी राज्य की योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए, और इनकी मुख्य दिनचर्या भी उन्होंने डिसाइड की थी। तीसरा था राजा पर नियंत्रण कौन करेगा, जनमत, जनता के द्वारा अगर राजा तानाशाही हो जाए तो जनमत इनका नियंत्रण करेगी। धर्म एवं सदाचार चलेगा, और राजा की शिक्षा एवं प्रशिक्षण होगा, और मंत्री परिषद की परामर्श भी साथ में होगी। ये दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कौटिल्य ने सप्तांग का अनुसरण किया था। किसका किया था, सप्तांग का अनुसरण किया था। आपको बताता हूँ सप्तांग कौन कौन से थे। आपको अगर पाठ के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि कौटिल्य के अनुसार सप्तांग क्या ना था, तो कौटिल्य का ना सप्तांग था, सबसे पहले तो था राजा, कौन था कि किसी भी राज्य का स्वामी होना चाहिए, और दूसरा था किसी भी राज्य के मंत्री होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और तीसरा होता है वो होता है दुर्ग, किला या पुर, ठीक है, और जो चौथा है वो है राष्ट्र का होना निर्माण जरूरी है, राष्ट्र यानी भूमि का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है सप्तांग का सिद्धांत। और 5वां है वो है कोष का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, कोष यानी धन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और 6 है वो है मित्र, अपने राज्य क्षेत्रों के मित्र होने जरूरी है, और 7वां है वो है दंड नीति होना बहुत ही आवश्यक है, उसके बारे में ये बताया गया। बात करते हैं राज्य के उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, तो आंतरिक शांति व सुरक्षा होनी चाहिए, और बाह्य शत्रु से रक्षा होनी चाहिए, और तीसरा है प्रजा की सुरक्षा व समृद्धि में कल्याण होता है। अब बात करते हैं कौटिल्य के सप्तांग नीति, जो मैंने आपको पहले ही बता दी, स्वामी, मंत्री, पुर या दुर्ग, राष्ट्र, कोष, मित्र और दंड। दोस्तों मैं भली बात ही जानता हूँ कि हमने फर्स्ट से लेकर डायरेक्ट 3rd अध्याय की बात कर ली, 2nd अध्याय हमारा छूट गया, कौन सा, मनु स्मृति वाला, उसका वर्णन हम लास्ट के वीडियो के अंदर कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर अब चूक गया तो चूक गया। बात करते हैं राज्य का कार्य क्षेत्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, प्रजा की रक्षा के कार्य होने चाहिए राज्य के हित में, और जनहित संबंधित कार्य होनी चाहिए, आर्थिक कार्य होने चाहिए, और सामाजिक कार्य संबंधित काम होने चाहिए, और न्याय कार्य होने चाहिए, और परराष्ट्र संबंधों का संचालन होना चाहिए। अब बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार सामाजिक व्यवस्था संबंधित विचार क्या थे, यानी समाज के क्षेत्र में उनका क्या विचार थे। आपको बता देता हूँ वर्ण व्यवस्था पे कौटिल्य ने विचार विमर्श किया है, और वर्ण व्यवस्था का प्रतिपालन किया। वर्ण व्यवस्था दोस्तों आ जाए, वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार थी, कौन कौन सी, ये माना जाता है कि ये विष्णु का अवतार है, और जो शिव के
जो मस्तिष्क से निकले वो ब्राह्मण थे, वो एक वर्ण हो गया। ठीक है, 4 प्रमुख वर्ण थे। कौन से कितने थे? 4 प्रमुख वर्ण थे। तो जो सिर से निकला वो तो थे ब्राह्मण, और जो भुजा से निकले वो क्षत्रिय थे, और तीसरे नंबर पे थे वो थे वैश्य, और लास्ट में थे शूद्र। इन 4 रूपों को 4 वर्णों के अंदर बांटा गया। और आगे इन्होंने आश्रम व्यवस्था का भी वर्णन किया है। 4 आश्रम हुआ करते थे। कौन कौन से? फर्स्ट था ब्रह्मचर्य, और सेकंड था वो था गृहस्थी, और जो थर्ड था वो था वानप्रस्थ। कौन सा? वानप्रस्थ था। और जो चौथा अध्याय था, चौथा लास्ट एंड फर्स्ट था वो था संन्यास आश्रम। तो ये 4 प्रकार के आश्रम हुआ करते थे। और इनके अंदर क्या होता है? ब्रह्मचारी के अंदर 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आदमी को सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, और युद्ध संबंधित विचारात्मक श्रेणी में जाना होता था, और गृहस्थी में उसे गृहस्थ धारण करना था, और संन्यास के समय वो 50 वर्ष की आयु धारण करने पर वो संन्यास चला जाता था, और 75 आयु वर्ष करने बाद वो संन्यास ले लेता था। अब बात करते हैं कौटिल्य के न्याय संबंधित एवं कानूनी संबंधित प्रमुख विचार कौन कौन से थे। तो न्यायालयों के 2 प्रकार थे प्रमुख रूप से। धर्म स्थलीय न्यायालय, उसके अंदर हैं वो समाज के यानी अपनी प्रजा का न्याय करता था, और एक था कंठप्रस्थ न्यायालय जो फौजों द्वारा का न्याय करता था। और दूसरा है दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था को 3 प्रकार रूप में बांटा गया: प्रतिकारात्मक, निवारक और सुधारक। दोस्तों ये बिल्कुल बोरिंग वीडियो नहीं है, बस एक बार आप सुन लो इसको, आपके बहुत काम आएगा कल वाले एग्जाम में, और बहुत सारे कभी भी पेपर होने वाला उसके अंदर। अब बात करते हैं कौटिल्य के विचार। कौटिल्य के विचार क्या थे? जैसे आर्थिक रूप से कौटिल्य के क्या विचार थे? तो राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही कौटिल्य का मुख्य उद्देश्य था। अर्थशास्त्र का मुख्य अर्थ यही है कि धन का अध्ययन। बात करते हैं कौटिल्य के परराष्ट्र नीति क्या क्या थी, तो आपको बता दो परराष्ट्र संबंधों की जो इस कौटिल्य की नीति थी वो थी मंडल सिद्धांत और षडगुण नीति। दोस्तों 100% कह रहा हूँ, 7 या 14 नंबर का क्वेश्चन है वो षडगुण नीति से जरूर आएगा, भली मनुस्मृति में से आओ या अर्थशास्त्र में से आओ। 7 षड नीति और नीति के उपाय। षडगुण नीति क्या थी? 6 तत्वों को मानने वाली षडगुण नीति। 6 तत्व कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली थी संधि। ठीक है, षडगुण नीति पहली संधि थी। संधि मतलब किसी भी राजा से संधि के द्वारा आपस में मित्र और सहयोग बन जाता था। और दूसरी थी वो थी, और जो दोस्तों दूसरा था वो था विग्रह यानी युद्ध, और तीसरा था यान यानी किसी मित्र राज्य के संबंध में काम करना, और चौथा था वो था आसन यानी किसी मित्र के संबंधित काम करना, पड़ोसी राज्य के क्षेत्र में युद्ध लड़ना, और 5वां वो था द्विवेदी यानी राजा अपने जो शब्द कोश भंडार है उसका ध्यान रखे। और जो 6वीं नीति थी वो थी संश्रय यानी किसी शक्तिशाली राज्य का आसरा ले ले। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों चाणक्य ने प्रमुख रूप से 4 विद्याओं का वर्णन किया था। फर्स्ट थी आन्वेक्षकी, और जो सेकंड है वो है त्रयी, और दूसरी है त्रयी, और तीसरी है वार्ता, और चौथी है वो है दंड नीति। इन 4 नीतियों का उन्होंने उल्लेख किया है। अब बात करते हैं आपके चौथा अध्याय है, 4th लेसन है शुक्र नीति। शुक्राचार्य के द्वारा निर्मित शुक्र नीति है वो विज्ञान की 4 शाखाओं पर आधारित है। वो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। और कर्म यानी काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष ये सभी शुक्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य के सैद्धांतिक के रूप में। और राज्य संबंधित विचार क्या थे? राज्य की परिभाषा एवं सप्तांग सिद्धांत जो कि मनुस्मृति में भी था सप्तांग का सिद्धांत, और कौटिल्य के रूप में भी था, और शुक्र नीति के अंदर भी सप्तांग सिद्धांत है। इसका मतलब दोस्तों ये सप्तांग सिद्धांत वाला 7 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। सप्तांग सिद्धांत मैंने बता दिया सबसे पहले कि स्वामी, मंत्री, दुर्ग, और चौथा है वो राष्ट्र, और 5वां है वो है मित्र, और 6वां है कोष, और 7वां है वो है दंड नीति। बात कर रहे हैं राज्य का कार्य क्षेत्र, प्रजा एवं राजनीति की रक्षा करना। इसकी प्रजा की रक्षा करना ही राजा का मुख्य उद्देश्य होता है। और लोक कल्याणकारी सेवाओं का वो वर्णन करे, और राज्य के सांसारिक दायित्व करे, और राज्य का शैक्षणिक दायित्व करे, और विधि एवं न्याय व्यवस्था का प्रचलन करे। अब दूसरा इसका था राजा एवं राजपथ।
राजा और राजपद। राजपद संबंधी विभिन्न अवधारणाएं हैं। राजा का देवत्व विचार था राजा एवं राजपद के अनुसार, और राजगा का वर्गीकरण है वो 3 रूपों में हुआ है। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के राजाएं माने जाते थे। अब बात करते हैं निरंकुश राजा पर नियंत्रण कौन रखता था। नैतिक उपाय और वैधानिक उपाय। बात करते हैं मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का गठन हुआ करता था उस टाइम में। और प्रमुख प्रश्न कौन कौन से, शुक्र के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र के प्रमुख राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर बस इतना ही था सांख्यिक रूप में। अब बात करते हैं हम अगले अध्याय की तरफ। अगला अध्याय है हमारा 5वां। कौन सा है अध्याय? 5वां, सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं राष्ट्रवाद। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सबसे पहले ब्रह्म समाज की अहम भूमिका रही, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना है वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन 2 प्रमुख पुस्तकों का मतलब इन 2 प्रमुख समाजों का मुख्य रूप से भूमिका रही। अंग्रेजों का योगदान क्या क्या रहा? रेल मार्ग उन्होंने निर्माण करवाया था, और सड़क और यातायात के साधन आदि का निर्माण उन्होंने करवाया था। भारत में राष्ट्रवाद का अतिक्रमण कब से हुआ और आविर्भाव कब से हुआ? अब बात करते हैं इनके मुख्य पॉइंट की तरफ। तीसरा है आधुनिक या स्वतंत्र भारत में उदारवाद। आपको बता दूं महात्मा गांधी, जिसने आध्यात्मिक, राजनीति और सभी धर्मों में आस्था रखी। तीसरा है उन्होंने सत्याग्रह युद्ध छेड़ा, और चौथा है वो राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये हैं आधुनिक एवं स्वतंत्र भारत में उदारवाद के मुख्य नेता। और पंडित नेहरू, विज्ञान में आस्था थी उनकी, और राष्ट्रवाद की आलोचना एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थन थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो विज्ञान में आस्था रखते थे। वो जानते थे कि आधुनिक भारत को अगर समस्याओं से मुक्त करवाना है तो विज्ञान और वानिकी के रूप में इन्हें विकसित करना होगा। ठीक है। और राष्ट्रवाद की आलोचना एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थन। वो राष्ट्रवाद की तो आलोचना करते थे, राजतंत्र की आलोचना करते थे और राजा का आलोचक थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थन थे। और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंचशील नीति थी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है पंचशील नीति क्या थी, और कल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्य का एक दूसरे के प्रति समन्वय करना, मतलब राज्य एक प्रति के दूसरे सम्मान करेगा। और दूसरा था आक्रमण, कोई भी राज्य एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। और तीसरा है राज्य के आंतरिक मामलों में दूसरा राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। और चौथा था सम्मान एवं पारस्परिक लाभ। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और चौथा है धर्मनिरपेक्षता के प्रति आस्था रहेगी। ये हैं जो पंचशील के 5 प्रमुख उदाहरण हैं। बात करते हैं चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान है उदार राष्ट्रवाद की परिस्थितियाँ। इसमें राजा मोहन राय का उल्लेख है। चलो बात करते हैं अगला आपका पार्ट है वो है राजा राम मोहन राय का, जो है 6वां पार्ट। कौन सा पार्ट है? जो आपका है 6वां पार्ट है। 6वां पार्ट है राजा राम मोहन राय। आपको बता देता हूँ 6वें अध्याय में जीवन परिचय दे देते हैं आपके राजा राम मोहन राय का। इनका जन्म है 22 जनवरी 1772 में राधानगर, हुगली जिला, बंगाल में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह वेदांता सार, हिंदू धर्म का समर्थन, ईश्वर में उपासना। अब बात करते हैं इनके चिंतन के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन कौन से थे। तो परिवार, सबसे पहले आपको बता दूं तो राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का देहांत हो गया था जगमोहन का, उसके भाभी को उनके साथ सती कर दिया गया था। उसी से उनकी प्रेरणा है जो परिवार से सबसे पहले बंधी, और फिर उन्होंने सोच लिया कि मुझे बहुत सारी महिलाओं को सती होने से बचाना है। और विभिन्न धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया और पाश्चात्य संस्कृति का जिन्हें प्रभाव मिला। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार कौन कौन से थे? एकेश्वरवाद का समर्पण, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। बहुदेववादों का वो उन्होंने विरोध किया, और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। अनैतिक धार्मिक प्रथाओं परंपराओं, वो अंधविश्वासों का विरोध किया, जैसे बलि प्रथा का विरोध किया। वो अनैतिक धार्मिक प्रथा थी और परंपरा थी। और जो चौथा है मानवतावाद एवं धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। बात करते हैं अगला, सामाजिक विचार क्या थे उनके? सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, और जाति प्रथा का उन्होंने सशक्त विरोध किया, और नारी अधिकार एवं नारी हित का समर्थन किया। और चौथा है वो बलि प्रथा का विरोध किया। और पांचवा है परंपरा का अंधुदीकरण का विरोध किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो पुराने समय से परंपरागत वो जो रीति आ रही है उनका विरोध किया, और नए तरीके से वापस रीतियों को लागू करने का उन्होंने समर्थन किया। संसदीय एवं विनम्र भाषा का समर्थन किया, और समुद्र यात्रा का उन्होंने समर्थन किया। वो सर्वप्रथम इंग्लैंड जाके समुद्र यात्रा का
जो लोग हमारे भारत के पुराने जो सनातन धर्म के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, उस टाइम के हिंदुओं की एक मान्यता थी, मतलब पूरे भारतीयों की मान्यता थी कि समुद्र पार कोई नहीं जाएगा। तो उस टाइम राजा राम मोहन राय गए और समुद्र यात्रा की और ये जो खंड था उन्होंने तोड़ा, ये कुरीतियाँ उन्होंने तोड़ी। और राजनीतिक विचार क्या थे राजा राम मोहन राय के? स्वतंत्रता, सबसे पहले उनकी एक ही दिमाग में झलकती थी कि हम भी स्वतंत्रता चाहिए हमें भी। और दूसरा है मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। और तीसरा है राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए। और चौथा है शक्ति प्रतिनिधिकरण का समर्थक। और पांचवा विधि एवं न्यायिक व्यवस्था में राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका रही। और एन एक्सिजेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर विधि एवं न्याय व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। शिक्षा है प्रशासनिक सुधार भी किए थे इन्होंने। और यूरोप को में भारत में बसाने के रिलेटेड इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यूरोपियों को भारत में बसाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया। और आठवां है मानवतावाद एवं विश्व भातृत्व। अब बात करें इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में क्या उपयोग किए, तो आपको बता दूं आर्थिक विचार किसानों और मजदूरों आदि पर जमींदारों द्वारा शोषण व करों से मुक्ति का इन्होंने आग्रह किया। अब बात करते हैं अगला अपना पॉइंट है शिक्षा, जो है शिक्षा संबंधित विचार क्या थे राजा राम मोहन राय के। इन्होंने 1617 में अंग्रेजों की कॉलेज की स्थापना की, मतलब अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता के अंदर। वो गणित, शरीर विज्ञान आदि से पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय एक सामाजिक धार्मिक रूप के पक्षधर थे। इतना ही है। और अगला हमारा क्वेश्चन है महर्षि दयानंद सरस्वती। जी हाँ, महर्षि दयानंद के सरस्वती के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं उनका जन्म है 1824 के अंदर कहाँ पे हुआ था? टंकारा, गुजरात के अंदर हुआ था। उनका मूल नाम था मूल शंकर था। रचनाएं कौन सी हैं? ऋग्वेदी दिमाव्य, क्या है? ऋग्वेदी भाव्य। और दूसरी है भूमिका। और तीसरी है वेद भाष्य। और फोर्थ है वो है सत्यार्थ प्रकाश। बात करते हैं दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार कौन कौन से थे, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया, आश्रम व्यवस्था का उन्होंने वर्णन किया। वर्ण व्यवस्था पहले बता दी 4 वर्ण थे। और आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम के भी उन्होंने समर्थन किया। और विवाह संबंधित विचार किए और पुनः विवाह संबंधित पर इन्होंने विचार किया। और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। और नारी उत्थान के लिए पक्षधर थे। दोस्तों अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने शैक्षणिक यानी शिक्षा के आधार पर क्या क्या परिवर्तन किए। तो आपको बताऊं सेना निवृत्त अधिकारी थे, उनसे आग्रह किया कि आप लोग जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाओ और उनको जाके जागृत करो। और फर्स्ट था उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए कहा। और माता पिता को बालक का प्रथम गुरु माना शिक्षा के क्षेत्र में। और बिना किसी भेदभाव के स्त्री शिक्षा का भी इन्होंने प्रसार किया। और फोर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती का धार्मिक विचार क्या था, तो धर्म का व्यक्तित्व उन्मूलक वाक्य था। एक ईश्वरवाद तथा ईश्वर को अमूर्त स्वरूप में विश्वास था, मतलब वो भी एक ईश्वरवाद में था। और बहुदेशवाद और मूर्ति पूजा का उन्होंने भी विरोध किया। बात करते हैं अन्य धर्मों में संबंध में भी उनका विचार सगुण रूप से था। और धर्म सुधार में, संगठन में और शुद्धि प्रचार के रूप में इनका मुख्यपूर्ण और अहम भूमिका है। आपको बता दूं दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बहुत ही भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका नाम इतिहास के अंदर कहीं नहीं छपा है। ये बहुत बड़ी एक दुख की बात है। बात करते हैं पांचवा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार कौन से थे, तो उनमें समानता का समर्थक है। और लोकतंत्र का सर्वप्रथम समर्थन है वो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और राज्य के शासन तंत्र का संगठन वो भी इन्होंने किया था। और दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवाद क्या था, तो वो था स्वराज्य में भेद और सूफी मत एकता का समर्थन, राष्ट्रीय एकता का समर्थन। दयानंद सरस्वती का योगदान क्या है, धर्म की बुद्धि संगत व्याख्या एवं धर्म सुधार। और दूसरा है स्वराज्य के प्रथम संदेहवास थे। और वेद की पुनः प्राप्ति और सामाजिक वेद में योगदान। उन्होंने कहा वेदों की ओर पुनः लौटो, कहा वेदों की ओर पुनः लौटो। चलो बात करते हैं आपकी अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा है अगला है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हैं। इनका सबसे पहले जीवन परिचय जानते हैं। इनका जीवन है जो 9 मई 1866 को कोटल रत्नगिरी जिले के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। गोकुल के चिंतन के प्रेरणा स्रोत मुख्य रूप से कौन से हैं, इनका भी परिवार के प्रभाव पड़ा सबसे पहले। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। जो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी का जो कॉलेज खोली थी उसके अंदर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण किया। और महान व्यक्तियों के संपर्क में रहे, कौन कौन से, दादा नौरोजी
और दादा भाई और बहुत सारे मुख्य नेताओं के बीच में रहे थे। और बात करते हैं अब गोपाल कृष्ण गोखले ने सामाजिक विचार क्या क्या किए थे। उन्होंने नशाबंदी के क्षेत्र में कदम बढ़ाया और अफ्रीकी रंग भेद की नीति में इन्होंने भी बहुत सारे आवाज़ उठाई थी। और आर्थिक विचार इनके प्रमुख रूप से 5 थे दोस्तों इसके अंदर से मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके अंदर बता देता हूँ। इनके आर्थिक विचार कौन कौन से थे। भारत में सैनिक व्यय में कमी का आग्रह किया। इन्होंने कहा भारत के अंदर अनुचित रूप से बहुत सारे सैनिक हैं, उन्हें निकाला जाए और उनका व्यय में कमी की जाए, तभी आर्थिक विचार है हमारे देश की आर्थिक स्थिति वह मजबूत होगी। दूसरा है जनता पर करों के बोझ को कम करना चाहिए। और तीसरा है मुक्त व्यापार की नीति के प्रति संराय, यानी ये समर्थक नहीं थे कि मुक्त व्यापार की नीति को भारत में अपनाना चाहिए, क्योंकि मशीनीकरण द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। और फोर्थ थे ग्रामीण ऋणग्रस्ता, जो गांवों के अंदर लोग ऋण से जूझ रहे थे, उन्हें ऋणग्रस्त करने का इन्होंने उपाय किया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट 7 में से 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखने को मिलेगा आपको भारत में रेल विस्तार को प्राथमिकता का विरोध क्यों किया। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में रेल विस्तार को प्राथमिकता का विरोध क्यों किया था। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत में रेल विस्तार होता था उस समय भारत के अंदर बहुत सारे व्यय यानी रुपए खर्च हो रहे थे और उससे अंग्रेजों को लाभ हो रहा था, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका विरोध किया। बात करते हैं अगला है शिक्षा संबंधित विचार इनके क्या थे। तो उनकी प्राथमिक शिक्षा जो वो बिल्कुल फ्री में दे रहे थे और उनके अनुसार तकनीकी शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भी थी। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन थे और उन्होंने उच्च शिक्षा का समर्थन किया। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक विचार कौन कौन से थे। तो ब्रिटिश उदारवाद से विश्वास था उनका कि ब्रिटिश लोग हैं हमारे हित में ही कार्य करेंगे। और दूसरा था ब्रिटिश शासन को वरदान मानना। ये कह रहे थे कि अगर भारतीय समाज को आगे बढ़ना है तो ब्रिटिश लोगों के जो नियम है कानून है उनको मानना पड़ेगा और उनके अनुरूप चलना पड़ेगा। तीसरा है इंग्लैंड तथा भारत के बीच सहयोग। ये कह रहे हैं कि हम अगर ब्रिटिश काल का समर्थन करेंगे तो ये हमें भी हमारे भारत के लिए भी बहुत सारे उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और नौकरशाही आलोचना दी, इन्होंने नौकरशाही की आलोचना की। ये कह रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कि हम भी आज़ादी चाहते हैं। और इनका 5वां है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की जनता में अपने प्रति प्रेम, त्याग, बलिदान और समर्पण को ही इन्होंने राष्ट्रवाद कहा है। बोलो अगली बात करते हैं। अगला हमारा है 9वां अध्याय, कौन सा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय जान लेते हैं। और आपको बता देता हूँ बाल गंगाधर तिलक का जो ये अध्याय था बहुत बड़ा था, लेकिन इसको सटीक रूप में और VMOU के परीक्षा को निर्धारण के रूप में देखते हुए मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की और वही आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार, जैसे स्वतंत्रता, स्वराज, साध्य साधन और स्वदेशी एवं बहिष्कार, सार्वजनिक पक्ष, तिलक के समान सुधार और शिक्षा संबंधित विचार एवं तिलक के धर्म जैसे हिंदू धर्म और गीता के विचार का राष्ट्रवाद आदि। बात करता हूँ दोस्तों वेरी मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है तिलक के राजनीतिक विचार। उसमें से जो पहला है स्वराज। दोस्तों ये आपको 100 नहीं कह रहा हूँ मैं, 200% कह रहा हूँ। कल आपको ये एग्जाम के अंदर देखने को क्वेश्चन मिलेगा। स्वराज, उनका एक नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन्होंने टीवी पर्वत के अनुसार लोकतंत्र की प्रणाली का प्रवर्तक हैं, वो इन्हें माना है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, इनको जनक पिता यानी जनक पिता जैसी उपाधियों से भी इनको नवाजा गया है। स्वतंत्रता, साध्य और साधना, जनमत, स्वदेशी एवं बहिष्कार, इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, भारतीय उद्योगों का पुनरुद्धार और देश का आर्थिक विकास हो। दोस्तों स्वराज के बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ। स्वराज के ये बाल गंगाधर तिलक और उनके अनुयायी ये कह रहे थे कि अंग्रेजों की जगह हमारा राज हो, इस देश के अंदर हमारा राज चले, हम जैसा कहें वैसा हो, ये स्वराज चाहते थे। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने एक बात ये भी कही अपने भाषण के अंदर कि अगर मनुष्य को सच्चा स्वर्ग प्राप्त करनी है तो वह स्वराज से ही हो सकती है। बात करते हैं अगला कि तिलक के अनुसार समाज सुधार संबंधित विचार। उन्होंने बहुप्रथा का विरोध किया और तिलक ने शिक्षा संबंधित विचार भी किए। और तिलक के चिंतन के प्रमुख धर्म कौन कौन से थे? प्रमुख धर्म था वो था हिंदू धर्म। वे हिंदू धर्म के महानता, उदारता व सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे। सहिष्णुता का अर्थ होता है सत्य पर चलने वाला। तिलक ने राष्ट्रवादी के प्रमुख 2 गुण बताए। राष्ट्रवादी के कौन से प्रमुख 2 गुण बताए? वर्ण आश्रम में पूरी
आस्था और सुधारकों को पूरी तरह खिलाफ। बात करते हैं गीता का विचार। उनका जितना प्रभाव गीता पर था उतना प्रभाव किसी और ग्रंथ पर नहीं था, नहीं तो बाइबल पर था और नहीं मुस्लिम लीग द्वारा कुरान के अनुसार था। उन्होंने गीता रहस्य की स्थापना की। मुख्य विशेषताएं क्या थी? उन्होंने मनुष्य को इसके संसार में वास्तविक कृत्यों का लोभ करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों, इस पार्ट के अंदर तो आपका इतना ही था। अगला पार्ट था आपका स्वामी विवेकानंद, जो कितना 10वां पार्ट है आपका। स्वामी विवेकानंद के अंदर दोस्तों मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। शायद दोनों में से एक क्वेश्चन है वो 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके परीक्षा के अंदर 100 to 100 देखने को मिल जाएगा। देखो, स्वामी विवेकानंद का जन्म है वो 12 जनवरी 1863 कलकत्ता के अंदर हुआ था। उनका बचपन का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। बात करते हैं 9/11 का नियम। 9/11 का नियम है 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो सम्मेलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और 1897 के अंदर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलो बात करते हैं, इस पार्ट के अंदर 2 चीज़ प्रमुख है, एक तो सार्वभौमिक अधिकार और एक भारतीय समाज के पतन के कारण। दोस्तों इस पूरे पार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही मुख्य बिंदु है, बाकी कुछ नहीं है। चलो बात करते हैं धर्म संबंधित विचार। विवेकानंद एवं हिंदू धर्म सांप्रदायिक का विरोध करते थे, धर्म का मानवतावादी स्वरूप। और अब बात करते हैं जो इनके धर्म संबंधित विचार थे, किसके? विवेकानंद के। वो कितने थे? प्रमुख 4 थे। कौन से? विवेकानंद एवं हिंदू धर्म, और दूसरा था सांप्रदायिकता, और तीसरा था वो था धर्म का मानवतावादी स्वरूप, और फोर्थ था जो सार्वभौमिक धर्म है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता ही दिया है कि ये सार्वभौमिक मताधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा आराम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक धर्म में 3 भाग होते हैं। कौन से? पहला दार्शनिक, जिसमें मूल तत्व, उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के लिए होता है, कि मूल तत्व होते हैं और उद्देश्य होती है और उनकी निहित प्राप्ति के उपाय होते हैं। और दूसरा है जो पौराणिक। दूसरा कौन सा है? पौराणिक। इसमें उदाहरणों के प्रथम मत का स्पष्ट किया जाता है। जो पहला वाला बताया था इसका उदाहरण सहित स्पष्ट किया जाता है। और तीसरा है वो है अनुष्ठातित। इसमें कर्म कांड और पूजा पर बल दिया जाता है। और ये सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक का अर्थ यही है, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, इन सभी को एक समान रखकर इनके अवगुणों को त्यागा जाए। अब बात करते हैं सामाजिक चिंतन। किसका? सामाजिक। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का अस्वीकार किया है। अब बता देता हूँ, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है भारतीय समाज के पतन के मुख्य कारण क्या थे? उन्होंने अप्रतिष्ठितता, छुआछूत, अंग्रेजी नियत और पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति के प्रति लगाव, जाति व्यवस्था, परंपरागत गतियों और धर्म की गलत व्याख्या व पिछड़ेपन को सामाजिक पतन का प्रमुख कारण माना है। दोस्तों इसका अब बात करते हैं इसके 11वें अध्याय की तरफ। 11वां अध्याय लेके 16वां अध्याय तक। अगर 6 पार्टों का और सारांश चाहिए और पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट 10 कमेंट कर दो, मैं दूसरा पार्ट भी लेके आ जाऊंगा। कल एग्जाम में फटाफट कमेंट करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।